शास्त्रीय भाषा का दर्जा। संदर्भ है मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं जिनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा शामिल है को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। शास्त्रीय भाषा के बारे में अक्टूबर 2004 में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में 5 भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाई है। 12 अक्टूबर 2004 में तमिलनाडु ने अपनी प्राचीनता और समृद्ध साहित्यिक परंपरा के कारण शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने के लिए पहली भारतीय भाषा वन बन गई। नवंबर 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने वाले प्रस्तावित भाषाओं की प्राप्तता की जांच करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा साहित्य अकादमी के तहत एक भाषा विशेष समिति का गठन किया गया था। 25 जुलाई 2004 में भाषा विशेषज्ञ समिति ने सर्वसम्मति से शास्त्रीय दर्जा प्रदान किए जाने वाले मानदंडों को संशोधित किया तथा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की। गृह मंत्रालय ने आरंभ में तमिल और संस्कृत भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया था। इसके पश्चात संस्कृति मंत्रालय ने आगे के कार्यान्वयन और भावी मान्यताओं की जिम्मेदारी संभाली है। एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन इसके संदर्भ में है भारतीय सेना द्वारा एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन मोबाइल इकोसिस्टम संभवतः सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन विकसित किया गया है। संभव के बारे में संभव भारतीय सेना के लिए विकसित एक स्वदेशी सुरक्षित एंड-टू-एंड मोबाइल इकोसिस्टम है। यह एक 5G आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो निजी की बजाय वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क का उपयोग करते हुए तत्काल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। यह एक सुरक्षित संचार पद्धति है जो 2 डिवाइस सेंडर और रिसीवर के बीच संचार के दौरान डेटा की सुरक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि क्लाउड सेवा प्रदाता ISP या साइबर अपराधी सहित कोई भी तीसरा पक्ष जानकारी तक नहीं पहुंच सके। एन्क्रिप्शन के 2 मुख्य रूप ट्रांजिट इनक्रिप्शन यह सर्वरों के बीच डेटा को भेजने से पहले उसे इनक्रिप्ट करता है जिससे स्थानांतरण के दौरान अनधिकृत पहुंच को रोका जा सके। एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन यह डेटा को पारगमन और विश्राम सर्वर पर संग्रहीत दोनों अवस्थाओं में इनक्रिप्ट करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि संदेश को केवल इच्छुक प्राप्तकर्ता द्वारा ही डिक्रिप्ट या डिकोड किया जाए। इंडिया AI मिशन के संदर्भ में है कि केंद्रीय मंत्रालय ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,03,071.92 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ व्यापक राष्ट्रीय स्तर के इंडियाई मिशन को मंजूरी दी है। AI मिशन के बारे में नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य है भारत के AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से इंडियाई AI मिशन का संरक्षित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
इंडिया एआई मिशन के बारे में। कार्यान्वयन एजेंसी है। मिशन का कार्यान्वयन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई के स्वतंत्र व्यापार प्रभाव द्वारा किया जाएगा। टील कार्बन। टील कार्बन के संदर्भ में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस अध्ययन के तहत जलवायु परिवर्तन में कमी लाने की दिशा में टील कार्बन की क्षमता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें आर्द्र भूमि के मानवजनित प्रदूषण को नियंत्रित करने की संभावना व्यक्त की गई। इससे यह भी पता चलता है कि बायोचार के एक विशेष रूप का उपयोग करके मीथेन उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है। परिभाषा। टील कार्बन गैर ज्वारीय स्वच्छ जल आर्द्र भूमि में संग्रहीत कार्बन को संदर्भित करता है, जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियल, बायोमास और घूर्णित या पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर में संग्रहीत कार्बन शामिल होते हैं। टील कार्बन के बारे में जो है ये वर्गीकरण टील कार्बन शब्द कार्बन के भौतिक गुणों पर नहीं बल्कि इसकी कार्यात्मक भूमिका और अवस्थिति पर वर्गीकृत किया गया है। टील कार्बन यह विशेषता इसे काले और भूरे कार्बन जो अपूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न होकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं उससे अलग करती है। टील कार्बन के बारे में। इसका महत्व। टील कार्बन भूजल स्तर में वृद्धि करने, बाढ़ में कमी लाने, हीट आइलैंड के शमन और सतत शहरी अनुकूलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सैसेक। इसके संदर्भ में है प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सैसेक कार्यक्रम को क्षेत्रीय आर्थिक एकता के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की आवश्यकता बताई है। सैसेक के बारे में। वर्ष 2001 में स्थापित दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सैसेक कार्यक्रम एक एशियाई आधारित पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और साझा समृद्धि में सुधार करना है। सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। एशियाई विकास बैंक एडीबी दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सैसेक के 4 प्रमुख क्षेत्र परिवहन, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, आर्थिक गलियारों का विकास। बिहार में 65% आरक्षण का मामला। संदर्भ है पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार के 2023 के संशोधन को खारिज किया जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बीसी, ईसीबी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के संदर्भ में प्रावधान किया था। प्रमुख बिंदु 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ विधेयक ने बिहार में आरक्षण को 75% तक बढ़ा दिया था जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से कहीं अधिक था। इंदिरा साहनी केस लगभग 50% अधिकतम सीमा 50% थी। अधिकतम सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में लागू की गई थी। मुख्य फैसला 6-3 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों
SEBC के लिए 27% कोटा स्वीकार रखा गया है। इंदिरा साहनी केस प्रमुख मुख्य निर्णय यह स्थापित किया गया कि आरक्षण का मकसद सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करना है। एक प्रमुख निर्णय इस निर्णय द्वारा निर्धारित उत्कृष्टता की 50% सीमा की अनदेखी अवधारणा परिस्थितियों में ही की जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रथम को गई नई पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रथम को गई नई पहले इसके संदर्भ में है केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नई पहलों का आगाज किया है। मुख्य बिंदु है नई पहल में प्रमुख रूप से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कृषि रक्षा पोर्टल KRP के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 को शामिल किया है। कृषि रक्षा पोर्टल और हेल्पलाइन कृषि रक्षा पोर्टल हेल्पलाइन यह एक केंद्रीयकृत प्लेटफॉर्म है जो किसानों को सहायता और शिकायत निवारण की सुरक्षा प्रदान करता है। पहुंच में सुधार के लिए अनेक भाषाओं में संचार की सुविधा प्रदान करता है। मुआवजे के दरों और बीमा संबंधी प्रश्नों का वास्तविक समय में त्वरित समाधान करने की सुविधा प्रदान करता है। सारथी प्लेटफॉर्म के बारे में यह एक कृषि बीमाकर्ता फीडबैक प्लेटफॉर्म है जो योजना के संचालन में पारदर्शिता एवं SFCECA की सेवा में सुधार लाने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत बीमा योजना एवं विकास कार्यक्रम के लिए सार्थक प्रतिक्रिया एकत्र की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI के बारे में 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य फसल हानि की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर सिर्फ 2% एवं रबी फसलों के लिए 1.5% चुकानी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के बारे में योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है। योजना के तहत बीमा राशि में 50% तक केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम सब्सिडी देती है।